आदरणीय हमारे आपके सभी के मार्गदर्शक बंधुवर श्रद्धेय आवारी जी, आदरणीय सम्मेलनाध्यक्ष ज्येष्ठ मार्गदर्शक आदरणीय दौंदल जी, माननीय खेड़कर जी, मंच पर उपस्थित सारे माननीय पदाधिकारी और इस सम्मेलन में सहभाग लेने आए हुए महाराष्ट्र के सभी अंचलों से आए हुए प्रतिनिधि भाई बहन, आज इस सम्मेलन के अंतर्गत शिरकत करने का सद्भाग्य आपने मुझे दिया। मैं आप सभी का, आदरणीय अध्यक्ष जी का, आदरणीय आवारी जी का, आदरणीय खेड़कर साहब का मन से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। जो पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते रहे हो, जिन्होंने पीढ़ियों का निर्माण किया हो, जिन्होंने देश में गुणवत्ता की प्रामाणिकता के साथ मशाल जलाई रखी हो, उनको मार्गदर्शन करने के लिए आदेश होना यह किसी हिमालय को उठाने से कम कार्य नहीं है। और इसलिए अध्यक्ष जी, मैं आप जैसे माननीय मुख्याध्यापकों को किसी प्रकार का मार्गदर्शन कर पाऊं, न मेरी ये क्षमता है, न मेरी ये औकात है, न मेरी काबिलियत है, और न ही मुझ में इतनी कैफियत है। मैंने इस निमंत्रण को स्वीकार करने का एकमात्र कारण केवल इतना अध्यक्ष जी कि मुझे ऐसा लगा कि ऋणानुबंध के कुछ धागे, कर्ज चुकाने के कुछ अवसर कुदरत आशीर्वाद के तौर पर देती है। आज जब आपके बीच खड़ा होकर के कुछ कह रहा हूं तो मुझे याद आता है 1960 से लेकर के 1971 तक नागपुर के सरस्वती विद्यालय में मैंने विद्यार्थी काल के 11 वर्षों का कालखंड मैंने बिताया। एस भारद्वाज हमारे मुख्याध्यापक थे और मैं आपके सामने अत्यंत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि अगर मेरी जिंदगी के अंतर्गत कहीं एक प्रकार की भी कोई गुणवत्ता दीख पड़ती है तो उसकी आधारशिला उस पाठशाला की देन है और उसके संरक्षक वहां के मुख्याध्यापक हैं। इसलिए उनके माध्यम से उनका ऋणानुबंध उनके भाव बंधों के बीच में अर्पित करना ये मेरे लिए किसी पुण्य कार्य से दूसरा नहीं है। मैं ऋण के तहत आया हूं। मैं एहसान के तले दबे होने के कारण आपका एहसान शब्दों के अंतर्गत आदरांजलि के रूप में मैं अर्पित कर सकूं, पुष्पांजलि के रूप में मैं अर्पित कर सकूं, इस मानसिकता के साथ मैं आपके बीच आया हूं। और इसलिए आप सबसे पहले मेरा प्रणाम सहजता के साथ आप स्वीकार करें। अध्यक्ष के माध्यम से महाराष्ट्र के तमाम मुख्याध्यापकों को इस बात के लिए प्रणाम करना चाहता हूं कि आने वाली देश की पीढ़ी, आने वाला देश का भविष्य, आने वाले देश के भविष्य का सृजन, उसके शिल्प का आधार, उसके अंतर्गत पैदा होने वाली अनुशासन संक्रमणता और उसके माध्यम से निर्मित होने वाला चिंतन, ये आपकी धरोहर है, ये आपके माध्यम से है। इसका बोझा आप अपने कंधों पर सबलता के साथ उठाए हुए हैं और आप इसी तरीके से उठाते रहेंगे। इसके लिए इस्तकबल की आवश्यकता थी। इसलिए महाराष्ट्र के साधारण से विद्यार्थी अत्यंत विपरीत परिस्थितियों के अंतर्गत जिसे पाठशालाएं स्वाभिमान के दर के अंतर्गत खड़ा कर देती हैं, प्रातिनिधिक तौर पर अध्यक्ष महोदय उन तमाम विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं आपके सबके सामने आपके चरणों का स्पर्श करते हुए उसकी तमाम रज अपने माथे पर लगाना चाहता हूं। बुनियादी तौर पर जहन के अंतर्गत जो प्रश्न हैं, मैं आदरणीय अध्यक्ष जी का आपके लिए किया गया अध्यक्षीय भाषण मुझे पढ़ने का सद्भाग्य प्राप्त हुआ।
दोंदल साहब, सच में आपने पूरा एक ऐसा रेखा चित्रण उसके अंतर्गत कर डाला है, ऐसे आगाज को खींचा है, ऐसे अंजाम के धरातल पर प्रामाणिकता के साथ सत्य चिंतन को वर्णित करने का प्रामाणिक प्रयास किया है। सचमुच अगर मैं कहूं तो मेरे मुंह से बेबाक निकल गया की सर, हे अध्यक्षीय भाषण नव्हे, हे शैक्षणिकतेच्या संदर्भातली मला बायबल वाटते असं मला वाचल्यानंतर ते आढळलं. बायबल याकरता, ग्रंथ याकरता की त्याच्यात स्वयंपूर्णता आहे, त्याच्यात प्रश्नच नाही आहे, प्रश्नांची उत्तरं आहेत, नुसती उत्तरं नाही, त्याच्यातला उत्तरदायित्व आहे. आणि नुसतं उत्तरदायित्व नसून ते उत्तरदायित्व कुठल्या दिशेनं आपण पेललं पाहिजे, त्याची गती काय असली पाहिजे, त्याची मती काय असली पाहिजे, त्याची श्रुती काय असली पाहिजे, त्याची कृती काय असली पाहिजे, आणि मला म्हणू द्या त्या माध्यमातून कुठली संस्कृती असली पाहिजे. या पाचही गोष्टींचा गोषवारा आपण त्याच्यात केलेला आहे. आणि म्हणून आपले अभिष्ट चिंतन आणि आपले ही धन्यवाद. मित्रों, कुछ बुनियादी चीजों को मैं जरूर स्पर्श करना चाहूंगा. मेरी स्कूल के अंतर्गत मुझे बताया गया और आज भी वो भाव मेरे जहन पर अंकित थे कि चाणक्य ने कहा था, गिव मी गुड टीचर्स एंड आई विल गिव यू अ गुड नेशन. मुझे अच्छे शिक्षक दें, मैं आपको एक अभूतपूर्व राष्ट्र दूंगा. अच्छा राष्ट्र नहीं अध्यक्ष जी, अभूतपूर्व राष्ट्र दूंगा, चाणक्य ने कहा. मैंने मेरे शिक्षिका से कहा कि मैडम, आपने हमको यह बताया कि चाणक्य ने कहा था कि गिव मी गुड टीचर्स एंड आई विल गिव यू द बेस्ट नेशन. पर मुझे तो इतिहास के टीचर पढ़ा रहे थे कि नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा कि गिव मी गुड मदर्स एंड आई विल गिव यू अ गुड नेशन. बाल मन के अंतर्गत स्वाभाविक तौर पर कि एक जगह मुझे हिंदी की टीचर ने कोट पढ़ाते हुए बताया कि चाणक्य ने कहा था कि मुझे अच्छे शिक्षक दीजिए, मैं आपको अभूतपूर्व राष्ट्र दूंगा. और मेरे इतिहास के टीचर ने मुझे पढ़ाया कि नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा कि गिव मी गुड मदर्स, मैं आपको अच्छा राष्ट्र दूंगा. तो मेरे बाल मन ने सवाल किया कि मैडम, इसमें से कौन सा सच है? चाणक्य की बात सही है या नेपोलियन बोनापार्ट की बात सही है? टीचर ने कहा कि बेटा दोनों ही सही हैं, पर मैं अध्यक्ष जी आपसे नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि दोनों बात अपनी अपनी जगह हम कदाचित बड़े लोगों ने कही है इसलिए सही मान लेते हैं. इस प्रश्न का उत्तर वैद्यकीय शिक्षक होने के नाते और वैद्यकीय प्रशासक होने के नाते मैंने भी जिंदगी भर ढूंढा है. और मुझे इस पूरी जिंदगी के उस प्रश्न का उत्तर आपके उस अध्यक्षीय भाषण के अंतर्गत मुझे मिला. और उसको आधार बनाते हुए मैं कहता हूं कि इट इज नॉट दैट गिव मी गुड मदर्स एंड आई विल गिव यू अ गुड नेशन. इट इज नॉट गिव मी गुड टीचर्स एंड आई विल गिव यू अ गुड नेशन. द रियलिटी इज गिव मी मदरली टीचर्स एंड आई विल गिव यू द बेस्ट नेशन. केवल मात्रा जैसे शिक्षकों का प्रारंभ नहीं, केवल शिक्षकों के माध्यम से नहीं, मात्र तुल्य शिक्षक इस देश और समाज के अंतर्गत हम और आप दे पाए. विश्वास मानिए, जिस इग्नाइटेड माइंड्स की बात अब्दुल कलाम कहते हैं, जिस विंग्स ऑन फायर की बात अब्दुल कलाम कहते हैं, जिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यंग माइंड्स इनटू ह्यूमन रिसोर्स की बात अब्दुल कलाम कहते हैं, जिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूथ इनटू द फ्यूचर ऑफ दिस नेशन की बात करते हैं, जिन तमाम नए बच्चों की आंखों के अंतर्गत उन्नींदी पलकों में बसने वाले सपनों की सिद्धता, सार्थकता और साफल्य के चिंतन के प्रतिपादन की हम बात करते हैं, उनका मूर्त रूप का एकमात्र आधार है मदरली टीचर्स, मदरली टीचर्स एंड मदरली टीचर्स. इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग है ऐसा मानने के लिए मेरा मन तैयार नहीं. ऐसे ही एक सम्मेलन के अंतर्गत मैं निवेदन कर रहा था और मेरे संवेदन के उस निवेदन के बाद एक शिक्षिका बहन खड़ी हुई और उसने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहेब, आपण जे म्हणता ते खरंच मनाला भेडसावतं, मनाला स्पर्श करून जातं. आपण म्हणतो की ह्या परीनं जबाबदारी निभावली गेली पाहिजे. आपण आपल्या खांद्यावरती घेतलेली जबाबदारी हे देशाच्या भविष्यव्याकरता, देशाच्या भवितव्याकरता, भविष्याकरता आपल्याला निभावणं गरजेचं आहे. पण मला आपल्याला एक प्रश्न विचारायचा आहे की ज्या शिक्षकाकडून, ज्या मुख्याध्यापकाकडून एवढ्या अपेक्षा केली जाते,
मग तो समाजात उपेक्षित का, याचं उत्तर आपण मला द्यावा. प्रश्न मोठं होतं, मार्मिक होतं, मनाला कुठेतरी विचार करण्याला प्रवृत्त करणारं होतं. सहजासहजी त्याचं उत्तर सोपं आहे असंही मला वाटत नव्हतं, आणि ते उत्तर दिलं पाहिजे ही प्रांजळ भावना होती. त्याचं उत्तर कदाचित मला त्यावेळेस ज्या पद्धतीनं मी द्यायचं होतो, मला जमलं किंवा नाही जमलं मला माहिती नाही. पण आयुष्यभर गुणवत्ता प्राप्त विद्यार्थी असल्यामुळे माझ्या मनात ती खंत होती की त्याचं उत्तर आपण शोधलं पाहिजे, आणि ते उत्तर शोधून कुठेतरी अशा ठिकाणी दिलं पाहिजे जिथे त्या उत्तराचा खऱ्या अर्थानं चीज किंवा सोनं होईल. याच्यापेक्षा दुसरं मंच नाही आणि याच्यापेक्षा दुसरी जागा नाही की मी ताईंनी केलेल्या प्रश्नाचं उत्तर द्यावा. मी उत्तर आणलं आहे. कदाचित माझं उत्तर बालबोधनी असेल, मला माहिती नाही, पण मी उत्तर आणलं आहे. आज मी सांगू इच्छितो की मास्तर, तिचं म्हणणं होतं की ज्या शिक्षकाकडून, ज्या मुख्याध्यापकाकडून आपण म्हणता एवढ्या अपेक्षा आहेत, अहो त्याला लोक मास्तर ही सुद्धा आदराने म्हणत नाही. अनेक वेळा तो मास्तर, मास्तरडा अशा पद्धतीनं त्याला संबोधलं जातं. याचं काय, याचं उत्तर आपण द्यावा. आपण समाजाचा प्रतिनिधित्व करत आहात, तुम्ही आम्हाला सांगण्याकरता आले आहात असं जर आपलं म्हणणं आहे, तर या प्रश्नाचं उत्तर काय? या प्रश्नाचं उत्तर अध्यक्ष महोदय आपल्या अनुमतीनं आणि आपल्या अध्यक्षीय भाषणाला एक पुष्ट जोडून मी प्रस्तुत करू इच्छितो, आणि त्याच्याकरता मला आपली परवानगी हवी आहे. आपल्या परवानगीनं सांगतो की मास्तर हा शब्द, मास्टरी ऑन द सब्जेक्ट हा इंग्लिश स्वरूपाचा असेल, पण त्याचा दार्शनिक चिंतन तो नाही. मला जे गवसलं, मला जे समजलं, मी जे अनुभूत केलं, मी जे अनुभवित केलं, त्या आधारावरून सांगतो की मास्तर हा शब्द, याचा संधी विग्रह आपण करावा. आणि याचा संधी विग्रह आपण जर केलं तर पहिल्या बाजूला उरते मा आणि दुसऱ्या बाजूला येते स्तर. जो माच्या स्तराचा आहे तो मास्तर आहे, आणि तोच मदरली टीचर आहे, हे मी आपल्या समोर नमूद करू इच्छितो. प्रश्न त्या मास्तराचा आहे, प्रश्न त्या माचा आहे, प्रश्न त्या आईचा आहे, प्रश्न त्या ओलाव्याचा आहे, प्रश्न त्या भावनेचा आहे, प्रश्न त्या समर्पणाचा आहे, प्रश्न त्या त्यागाचा आहे, आणि मला म्हणू द्या प्रश्न तो निरपेक्षतेचा आहे. जगातल्या सगळ्या गोष्टी सापेक्ष असतात, पण त्या सापेक्ष वातावरणातही एकच गोष्ट निरपेक्ष होती, निरपेक्ष आहे आणि निरपेक्ष राहणार आहे, ती म्हणजे आईचा भावनात्मक ओलावा. याच्याशिवाय मानवीय मनात, मानवीय जगात दुसरं काहीही निरपेक्ष नाही. निरपेक्षता म्हणजे माँ, आणि निरपेक्ष राहून मैं दे डालूं और कुछ ना लूं, इतना ही सरल छलकता है. जब देने का भाव हो, निर्मिति का भाव हो, सृजन का भाव हो, भव्यता का भाव हो, दिव्यता का भाव हो, उदात्तता का भाव हो और निडरता का भाव हो, इन 7 भावों के बीच जब भाव की गंगा बहती है, तब भाई और बहनों किसी चीज का अभाव नहीं होता. तब पैदा होता है तो ज्ञान पैदा होता है, बुद्धि पैदा होती है, मति पैदा होती है, और केवल मति नहीं सुमति पैदा होती है. इन 4 पैदाइशों के कलेवर, इन 4 पैदाइशों के संदर्भ, इन 4 पैदाइशों के औचित्य, इन 4 पैदाइशों के लिए रचा जाने वाला गांधीर्य, उस गांधीर्यता के अंतर्गत बसने वाली क्रियाशीलता और इस क्रियाशीलता को दी जाने वाली गतिशीलता, इन सारी वस्तुस्थितियों को जोड़ करके देखिए, आपको लगेगा कि आपका ही विगत जीवन चरित्र किसी ने शब्दांकित कर डाला है. इट इज दैट, लेडीज एंड जेंटलमैन. It is that contour which I am wanting to put across with a sense of committed devotion. It's that elegance which I am wanting to put across, and therefore we need to realize, you need to understand that it is not what society is giving to you. समाज ये हमेशा एहसान फरामोश होता है. वो ज्ञानदाता को सब कुछ दे ही देगा, इस बात के भ्रम में हम और आप न रहें. लोकाश्रय जिनके पास है, राज्याश्रय उनको मिले, इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती. समाज आपका ऋणी है,
समाज आपसे अपेक्षा करता है, समाज अपने बच्चे को आपकी गोद के अंतर्गत भेज देता है इस भाव के साथ कि वो बच्चा जब लौटाया जाएगा तब वह केवल बलवान नहीं होगा, केवल धनवान बनने का रास्ता उसके पास नहीं होगा, परंतु वह गुणवान भी होगा। इसलिए जीवन की 3 त्रिवेणियों की निर्मिति का आगर और आगार आपके पास मौजूद है, जिसके अंतर्गत आपकी गोद में दिए जाने वाले बच्चे के सृजन का, उस पीढ़ी का, उस निर्मिति का आप 3 आधारों पर रचनात्मकता का बुनियाद रखकर उसे समाज के लिए तैयार कर समाज के अंतर्गत छोड़ते हैं, जिसमें गुणवत्ता, गुणवंतता पहला आधार है। जिज्ञासा की निर्मिति, जिज्ञासा होगी तो ही वह जीवन की परीक्षा में सफल होगा। अगर जिज्ञासा नहीं होगी तो मुझे नहीं लगता कि जिंदगी के अंतर्गत किसी प्रकार का साफल्य है। मैं मेरे उस समय के तात्कालिक आदरणीय स्वर्गीय एस भारद्वाज, जो मेरे मुख्याध्यापक थे, उनका एक वाक्य मैं कभी नहीं भूल पाया और मुझे कहने दिए, अध्यक्ष महोदय, मेरी जिंदगी के अंतर्गत अगर कहीं किसी प्रकार की तरक्की का प्रामाणिक फलसफा है तो मैं मेरे उस मुख्याध्यापक के उस वाक्य के प्रति पूर्ण रूपेण एहसान के तौर पर समर्पित हूं। शनिवार का दिन था, लाइब्रेरी, स्कूल के छूटने के बाद में 1 घंटा लाइब्रेरी का हमारा वाचन कंपलसरी था उस समय। आज क्या परिस्थिति है मैं नहीं जानता, तो सारा का सारा G हैज बीन रिप्लेस बाय कैपिटल G ऑफ गूगल, बात बदल गई है। लेकिन उस समय तो लाइब्रेरी के अंतर्गत सैटरडे को 11 बजे क्लास छूटने के बाद 1 घंटा लाइब्रेरी के अंतर्गत बैठ करके पुस्तक दी जाती थी, पढ़ाई जाती थी और उस पुस्तक को पढ़ना पड़ता था, क्योंकि सोमवार के दिन उस पुस्तक पर प्रश्न किए जाते थे। भारद्वाज सर ने एक पुस्तक पढ़ने को दी थी, 16 सितंबर 1969, 1969, मुझे तिथि याद है, डेट याद है, 8वीं क्लास का मैं विद्यार्थी था। 64 पन्नों की पुस्तक थी भाई और बहनों। उस पुस्तक के अंतर्गत एक वाक्य आए, वो साउथ इंडियन थे इसलिए वेद प्रकाश नहीं बोलते थे, वेद प्रकाश बोलते थे। वेद प्रकाश, तुम इसको पढ़ो, इसको याद करो, हम तुमको मंडे को पूछेगा। मुझसे याद करवाया। मंडे को उन्होंने पूछा, मंडे को मैंने उस वाक्य को कोट किया। वो इतने गदगद थे कि स्कूल की असेंबली में बुला करके मुझे स्कूल की असेंबली के अंतर्गत मेरा सत्कार किया, गले से लगा लिया उन्होंने। यह उसका औपचारिक भाग था, परंतु वह वाक्य जो था मित्रों, भाई और बहनों, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उस वाक्य को जो मुझसे उन्होंने याद कराया था, वो वाक्य था न्यूटन ने कहा हुआ वाक्य, कोट, नॉट द एप्पल्स हैड नॉट फॉलन बिफोर। ऐसा नहीं था कि इसके पहले सेब के झाड़ से कभी सेब नहीं गिरे थे, बट इट वॉज लेफ्ट फॉर द न्यूटन टू आस्क व्हाई, कॉमा, ही डिड नॉट फॉल एंड स्टॉप शॉर्ट ओनली एट आस्किंग व्हाई, कॉमा, but dealt into an indulgence with sincerity, wanting to fathom what it was all about, and ultimately came out with a search of laws of gravitation, comma, which changed the facets and the entire course of human civilization, comma, giving a destination to the destiny of men and mankind, unquote. इस वाक्य के प्रवाह के अंतर्गत जीवन की दिशा थी। दिशा केवल इतनी थी कि विद्यार्थी मन के अंतर्गत अगर आपने 3 लेटर शब्द निर्मित कर दिया, आप मान करके चलिए आपने उसे जिज्ञासु बना डाला। 3 लेटर वर्ड कौन सा था? The contour which was conveyed to me in that particular sentence, मुझे केवल मेरे पाठांतर के लिए उन्होंने मुझसे याद नहीं करवाया था, वो केवल मेरी स्मरण शक्ति को नहीं देखना चाहते थे। उन्होंने वो वाक्य पढ़वा करके, याद करवा करके मुझसे एक ही चीज कही थी कि जिस दिन आपके मन में, बच्चे के मन में यह पूछने की धृष्टता आ जाती है घटनाक्रम को देखकर, 3 लेटर जिंदगी बच्चे का अधिकार है, ज्ञानाजू का अधिकार है, विद्यार्थी का अधिकार है कि उसे इन 3 लेटर वर्ड की मीमांसा के संदर्भ समझा दिए जाएं। जिस दिन आप बच्चे के जहन में यह उतार देते हो कि उसे एक अधिकार है, और वो अधिकार 3 लेटर्स के अंतर्गत वर्णित है, और वो 3 लेटर्स हैं WHYY। बच्चे के वाय का निरूपण
और बच्चे के वाय का निराकरण और बच्चे के वाय के निराकरण की रूपरेखा, बच्चे के वाय के निराकरण की दिशा, बच्चे के वाय के निराकरण की दिशा के अंतर्गत चलने की प्रक्रिया, उस चलने की प्रक्रिया के अंतर्गत आवश्यक अनुशासन, अनुशासन के साथ जुड़ा हुआ अध्ययन, अध्ययन अध्यापन की प्रेरणा से उसके माध्यम से किया जाने वाला अनुशीलन और अनुशीलन का रूपांतरित होने वाला परिशीलन। ये 11 अवस्थाएं हैं मित्रों, जो तैत्तिरीयोपनिषद के अंतर्गत तैत्तिरीय मुनि विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए दीक्षांत के अंतर्गत दुनिया के पहले दीक्षांत भाषण के रूप में वर्णित करते हैं। ये 11 पदी, इसका कस्टोडियन, ये अगर किसी की कस्टडी में है और कोई इसका आदर्श कस्टोडियन है तो मुझे कहने दीजिए वो पाठशालाओं का मुख्याध्यापक, मुख्याध्यापक और मुख्याध्यापक है। इतनी बड़ी कस्टडी, लोग कहते हैं कि रिजर्व बैंक की कस्टडी के अंतर्गत इक्विटी का सोना जमा करके रखना पड़ता है, तब इंटरनेशनल करेंसी चलती है। इकोनॉमिक्स के जानकार बैलेंसिंग एंड इक्विटी फॉर द पर्पसेस ऑफ ऑपरेशन ऑफ करेंसी इस बात को जानते हैं। नागपुर के अंतर्गत शायद आप लोगों को ज्ञात होगा, हिंदुस्तान की करेंसी की इक्विटी का सोना नागपुर के रिजर्व बैंक में है, क्योंकि नागपुर ज्योग्राफिकली देश का भौगोलिक मध्य भाग है। इसलिए उस दृष्टि से अंग्रेजों ने 1955 के अंतर्गत रिजर्व बैंक की ट्रेजरी यहां बनाई और इक्विटी का सोना नागपुर के रिजर्व बैंक के अंतर्गत रखा। मित्रों, इक्विटी का सोना रिजर्व बैंक के अंतर्गत है और वो रिजर्व बैंक इक्विटी की दृष्टि से सबसे बड़ी है। मुझे कहने दीजिए अध्यक्ष जी, मुझे वो रिजर्व बैंक अच्छी लगती है पर भाती नहीं। मुझे उससे एक बड़ी रिजर्व बैंक दिख पड़ती है। उस बड़ी रिजर्व बैंक का नाम इस देश के मुख्याध्यापकों की बैंक है, जिसके अंतर्गत देश का भविष्य सोने में रूपांतरित हो, वो आपकी कस्टडी के अंतर्गत बंद है। देयरफॉर द इक्विटी ऑफ द नेशन, और इक्विटी ऑफ द इकोनॉमी में बी लाइंग और इक्विटी ऑफ करेंसी में बी लाइंग इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। But equity of this nation lies in a Reserve Bank of India, parallel Reserve Bank of India, which is called as the committed headmasters of schools and पाठशालास of this country, जो इस देश की सबसे बड़ी चरित्र के निर्माण की, गुणवत्ता के निर्माण की, बल के निर्माण की, शील के निर्माण की, धैर्य के निर्माण की, शिक्षा के निर्माण की सबसे बड़ी रिजर्व बैंक है। उस रिजर्व बैंक के अंतर्गत देश अपना लिबरली अकाउंट खोलता है, केवल बच्चे को डालता है और ता जिंदगी चलने वाले डिविडेंड्स ऑफ रिटर्न्स, इकोनॉमी के रिटर्न्स तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स के साथ कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, बंद जाते हैं। परंतु ये ऑपरेशन ऐसा है कि जिसके अंतर्गत डिमिनिशिंग रिटर्न्स का नाम ही नहीं है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिटर्न्स के साथ ये चलती है, चलती रहती है और चलती जाती है। केवल एक काल में नहीं चली, सार्वकालिक रूप से चलती हुई है। मेरे मन में प्रश्न था कि मैं कंटेम्पररी चैलेंजेस को लेकर के भी आपसे कुछ कहूं, लेकिन आदरणीय अध्यक्ष जी के अध्यक्षीय भाषण को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा की आता मला त्या बाबतीत बोलण्याचा अधिकारही नाही आणि त्या बाबतीत मी स्पर्श करण्याची गरजही नाही। त्यांनी आव्हानं उभी केली, प्रश्नांच्या स्वरूपात उभी केली। मग शिक्षणात कृषीचा औचित्य आणि कृषी शिक्षणाचा औचित्य आणि संदर्भ काय असावा, इथपासून शेवटी ज्ञान निर्मिती, विद्यार्थी निर्मिती, चरित्र निर्मिती, संवर्धन, ऐक्य, संस्कार, अनुशासन या सगळ्या बाबींना त्यांनी अगदी स्पर्श केला। त्यांना आव्हानं म्हणून उपस्थित केले। बदलत्या युगात, कालानुरूपात आपल्याला कुठल्या पद्धतीने ती आव्हानं पेलणं आवश्यक आहे आणि त्या कुठल्या पद्धतीने पेलली जावे, इतकं एक पूर्ण आराखडा, किंबहुना मराठीत आपण ज्याला म्हणतो नुसतं आराखडा नाही, ऍक्शन प्लॅन आणि नुसतं ऍक्शन प्लॅन नाही, ब्लूप्रिंट आणि नुसतं ब्लूप्रिंट नाही, टार्गेटिंग, ऑब्जेक्टिव्ह, गोल सेटिंग सगळं काही त्यांनी करून ठेवलंय। मला एवढंच म्हणणं आहे, इतना ही मैं कहना चाहता हूं और इतना ही कहने के लिए मैं आपके बीच उपस्थित हुआ कि मित्रों, निश्चित तौर के ऊपर में वातावरण दूषित है, प्रदूषित है। जिस तरीके से शैक्षणिक संदर्भों के अंतर्गत प्राइवेट कैपिटल ऑपरेट कर रहा है, वह वातावरण अत्यंत योग्य है ऐसा मानने का कारण नहीं। आप आश्चर्य करेंगे, मुझे याद आता है शरद जोशी, व्यंग्यकार, हिंदी साहित्य के व्यंग्यकार,
उन्होंने स्कूलों के अंतर्गत प्राइवेटाइजेशन को लेकर कटाक्ष किया था, और कटाक्ष औचित्यपूर्ण है ऐसी मेरी धारणा है। उन्होंने लिखा, व्यंग के तौर पर लिखा, आप इस व्यंग को अगर मर्म के इसको आप समझेंगे तो आपको भी ऐसा लगेगा कि सचमुच व्यवस्था के ऊपर में कितना गंभीर कटाक्ष है। शरद जोशी अपने व्यंग में लिखते हैं कि एक दिन स्कूल में इंस्पेक्शन था। इंस्पेक्टर महोदय आए, एक वर्ग के अंतर्गत एक क्लास में गए, हेडमास्टर साहब उनके साथ थे। वर्ग में शिक्षक पढ़ा रहे थे, ज्योग्राफी का क्लास था। शिक्षक पढ़ा रहे थे कि गंगा अमरकंटक से निकलकर भोपाल के ताल में गिरती है। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, गंगा अमरकंटक से निकलकर भोपाल के ताल में गिरती है। मुख्याध्यापक ने इशारा किया की काय शिकवता, हा थोडंसं लक्ष ठेवा, ही जिम्मेदारी तो मुख्याध्यापक की होती है। शिक्षकांनी पुनः जोरानं सांगितलं कि गंगा बच्चों कहां से निकलती है? बच्चों ने कहा अमरकंटक से निकलती है। और कहां गिरती है? उन्होंने कहा गुरुजी आप ही ने बताया भोपाल के ताल में गिरती है, वहीं उसे गिरना है, वहीं गिरा दीजिए। गंगा अमरकंटक से निकली, भोपाल के ताल में गिरी। स्वाभाविक तौर पर इंस्पेक्शन का दिन था। इंस्पेक्टर महोदय ने मुख्याध्यापक जी से कहा, हे काय चाललं आहे, काय शिकवलं जात है? विद्यार्थियों की पीढ़ी देश के ज्योग्राफी के नाम के ऊपर में इस तरीके से नेस्तनाबूद होगी। स्वाभाविक तौर के ऊपर में मुख्याध्यापक को, शिक्षक को मेमो देना पड़ा की बाबा रे तू कारण सांग की तू विद्यार्थ्यांना अशा पद्धतीचं भूगोल आणि तेही इन्स्पेक्शनच्या दिवशी का शिकवत होता? उसने उत्तर दिया कि हाँ महोदय, ये बात सच है कि मैंने बच्चों को यह पढ़ाया कि गंगा अमरकंटक से निकलकर भोपाल के ताल में गिरती है। उसका कारण यह है कि अगर 5000 पर हस्ताक्षर होंगे और 500 दिए जाएंगे तो इतने कम में गंगा को अमरकंटक से निकालूंगा और भोपाल के ताल में गिराऊंगा। जब जितने पे हस्ताक्षर होंगे उतने दिए जाएंगे, तब गंगा को गंगोत्री से निकालूंगा और गंगा सागर तक लेकर के जाऊंगा। मैं जानता था मित्रों, आपको लगेगा ये व्यंग है, ये व्यंग नहीं है। मैं इसके अंतर्गत दो स्थितियों का चित्रण और निरूपण आपके सामने रखना चाहता हूं। एक निरूपण ये कि अगर वातावरण सफोकेशन का होगा, वातावरण कुंठा का होगा, वातावरण शोषण का होगा, तो निश्चित तौर के ऊपर में जो मुझसे अभिप्रेत है उसके लिए एक योग्य वातावरण की आवश्यकता है। आई हैव टू बी गिवन एन एम्बियंस फॉर गिविंग द बेस्ट। एक तरफ आप मुझसे पीढ़ियों का निर्माण करवाना चाहते हैं, एक तरफ मैं भविष्य का निर्माण करता हूं, एक तरफ मैं देश के अनुशासन की थाती हूं, और दूसरी तरफ जिस वातावरण के अंतर्गत मुझे काम करने पर बाध्य किया जाता हो वह वातावरण ही अगर सुयोग्य नहीं होगा, औचित्यपूर्ण नहीं होगा, तो समझौतों के हस्ताक्षर कहीं ना कहीं दीख पड़ेंगे। मुख्य सवाल ये नहीं कि वातावरण दूषित है, मुख्य सवाल यह है कि इस दूषित वातावरण के कारण जो दूरगामी परिणाम देश और समाज को भुगतने पड़ेंगे, क्या देश और समाज इसके लिए तैयार है? महत्व का चिंतन यह नहीं कि उसने क्या पढ़ाया और क्यों पढ़ाया, महत्व का चिंतन यह है कि उसके हाथ में कितनी बड़ी ताकत है कि वो दिशा के रुख को मोड़ सकता है। आप इमेजिन करिए, शिक्षक के हाथ, के मुख्याध्यापक के हाथ की यह ताकत है। आपने कभी किंडरगार्टन स्कूल के अंतर्गत जाकर के देखे कि शिक्षक की ताकत क्या होती है? उस छोटे से बच्चे को पढ़ा दीजिए और कहीं अगर मैम ने पढ़ा दिया COT कैट, घर में आई मम्मी ने पूछा सांग बाळा काय, सांग कैटचा स्पेलिंग सांग। शिक्षिका ने बताया था COT कॉट, कॉट यानी कैट। आप बताइए, मां प्रयत्न करके देख ले, पिताजी प्रयत्न करके देख लें कि नहीं नहीं बेटा COT नहीं होता, CAT होता है। वो कहती नहीं, मेरी मैम ने बताया। जो उसकी मैम कह दे वही स्पेलिंग है, ये शिक्षक की ताकत है। इस ताकत का इस्तेमाल शिक्षक किसी भी विपरीत परिस्थिति के अंतर्गत कहीं समझौता करके किसी बुनियाद के ऊपर में बाध्य हो, क्या यह समाज के लिए अच्छा है? क्या ये देश हित में है? क्या ये समाज हित में है? क्या ये उस निर्मिति के हित में है जो उससे अपेक्षित की जा रही है? और इसलिए मित्रों, फिर मैं उसी मोड़ पर आकर के लौटता हूं।
जहां पर योग्य वातावरण की निर्मिति के अंतर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर आवेगा, योग्य वातावरण की निर्मिति के अंतर्गत टेक्नोलॉजी आवेगी, योग्य वातावरण की निर्मिति के अंतर्गत कैपेसिटी बिल्डिंग आवेगी। केवल कमिटमेंट के नाम पर अगर आप ये मान करके चलते हैं कि गुणात्मक बदल के सारे स्वर आपको इंद्रधनुषी छटा की तरह अभिप्रेत हो जाएंगे, ये काल्पनिक है। इस बात को समाज को स्वीकार करना होगा, देश के प्लानर्स को स्वीकार करना होगा, सरकारों को स्वीकार करना होगा, प्राइवेट मैनेजमेंट को स्वीकार करना होगा, शैक्षणिक संदर्भों के आह्वानों को स्वीकार करना होगा, पालकों को स्वीकार करना होगा और इन्हें समवेत स्वरों में मिलकर अध्यापक और मुख्याध्यापक के लिए योग्य निर्मिति के वातावरण की जो आवश्यकता है उसकी जिम्मेदारी का बोझ उठाने के लिए सामने आना होगा। पालकों की जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, निर्णयों की जिम्मेदारी है, ब्यूरोक्रेसी की जिम्मेदारी है, राजनीतिकों की जिम्मेदारी है, राजनयिकों की जिम्मेदारी है। आप अपनी अपनी जिम्मेदारियों से भागेंगे, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन आप नहीं करेंगे, कंट्रोलिंग के साथ में आप चलेंगे, नियंत्रण के नाम पर आप सामने खड़े होंगे, लेकिन देयक के नाम पर अगर आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है तो आपका यह नियंत्रण कहीं किसी कोई अर्थ का नहीं है, यह निरर्थक है। इस वातावरण के सामने तब आवश्यकता होती है, कदाचित इस आग्रह के लिए एकाकी आवाज कमजोर पड़ती है और इसलिए मुख्याध्यापक संगठन की आवश्यकता होती है। मुख्याध्यापक संगठन किसी बार्गेन के लिए है, यह मैं मानने के लिए तैयार नहीं। ये किसी समझौते के लिए या किसी तकरीर या किसी तकरीर के लिए है, यह मैं मानने के लिए तैयार नहीं। मुझे इसके अंतर्गत अगर मैं कोट करूं, R.K. पाटिल अत्यंत सुंदर शब्दों के अंतर्गत उनके एक व्याख्यान में उन्होंने कहा था कि मुख्याध्यापक 3 चीजों का निर्माण करते हैं। वो देश की तकदीर हैं, वो देश की तस्वीर हैं और वो देश की तदबीर हैं। ये उनके जीवन के 3 तकार हैं। उनके हाथों में देश की निर्मिति की लगाम है, परंतु जिनके हाथों में देश की निर्मिती की लगाम है उन्हें अगर एक योग्य वातावरण हम नाही दे पाएंगे तर आपल्यासारखे मग आपणच करंटे राहू आणि त्यांना मग कुठल्याही पद्धतीचा दोष समाज देऊ शकत नाही। शिक्षकों को और मुख्याध्यापकों को कटघरे में खड़े करके हम और आप सामाजिक उन्नयन के हस्ताक्षर निर्मित कर लेंगे, इस भ्रम के अंतर्गत सरकार को, समाज को, मैनेजमेंट्स को, अथॉरिटीज को, डायरेक्टर्स को, सचिवों को इस अंधेरे और भ्रम में नहीं रहना चाहिए। निश्चित तौर के ऊपर में संगठन की आवश्यकता, और मुझे बहुत अच्छा लगा आज मुझे कहने दीजिए कि संगठन के अंतर्गत कितनी बड़ी ताकत, कितना बड़ा औदार्य, कितनी बड़ी क्षमता है कि आपके सामने एक 76 साल का ऋषि तुल्य नेतृत्व आपके पास में है, जिसने अपने जीवन के तमाम वर्षों को हमारे और आपके लिए खर्च कर डाले। अपनी इनिंग खेल चुके हैं वारी साहब, अच्छी इनिंग खेली है, चौके छक्के लगाए हैं, टेस्ट मैच खेला है, जीता है, T20 खेला है, जीता है। आज शांति के साथ में घर में बैठ करके रिटायर्ड लाइफ को एंजॉय कर सकते थे, लेकिन ऋषि एंजॉय नहीं किया करते, वे तो प्रतिबद्धता की मूर्ति हुआ करते हैं। 76 साल की उम्र के अंतर्गत ये आदमी चलता फिरता जादूगर, न्यूरोलॉजिकल ऑपरेशन सस्टेन करने के बाद भी उनमें कहीं किसी प्रकार की कोई इफ एंड बट की धारा नहीं दिखती। ये संगठन की ताकद है। कुणा करता, कशा करता, कुठल्या उद्दिष्टानं, कुठलं ध्येयानं, कुठल्या धोरणानं प्रेरणा आहे ती, आणि ती प्रेरणा ज्या पद्धतीनं महाराष्ट्राच्या मुख्याध्यापक संघटनेने तेवत ठेवली आहे त्याला कुठेतरी नमन करणं आवश्यक होतं, त्याचा कुठेतरी नमस्कार करणं आवश्यक होतं, त्याला कुठेतरी सॅल्यूट देणं आवश्यक होतं। आणि म्हणून जसं मी सुरुवातीला सांगितलं, मी आपलं मार्गदर्शन करण्याची माझी हिम्मत नाही, ताकद नाही, आणि मी ते करणं संयुक्तिक नाही। ज्यांनी जगाचा मार्गदर्शन करावं, ज्यांनी जनरेशनचं मार्गदर्शन करावं, त्यांना एखाद्या करंट्याने येऊन मार्गदर्शन करणं हे कुठल्या पद्धतीनं औचित्याला साधून राहू शकत नाही। पण प्रातिनिधिक स्वरूपात कुठे ना कुठे ऋणानुबंधाचा भाव व्यक्त करणं आवश्यक होतं, आणि म्हणून मी समाजाचा एक घटक, आपके एहसानों के प्रति ऋणानुबंध को उजागर करने के लिए मैं आपके बीच खड़ा हूं। विपरीत वातावरण के अंतर्गत भी आपने रोशनी को जलाए रखा है, चेतना को आगे बढ़ाया है, और इसलिए मैं अगर कुछ न कहता अध्यक्ष महोदय, केवल 4 पंक्तियों में अपनी बात कह देता तो भी आपकी अनुमति से वो स्वीकार हो जाती। मैं आपके लिए, महाराष्ट्र के मुख्याध्यापकों के लिए, महाराष्ट्र की इस मुख्याध्यापक संगठन के लिए दुष्यंत कुमार की वो 4 पंक्तियां अर्पित करते हुए अपने निवेदन को खत्म करना चाहूंगा। 12:30 बजे नागपुर के अंतर्गत मुझे एक बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की
मीटिंग में पहुंचना है, परंतु आपके बीच आने का मोह टाल पाना बहुत कठिन और दुश्वारी भरा था। इसलिए वहां लेट भी हो जाऊंगा तो परवाह नहीं, आपकी इजाजत, आपके अध्यक्ष जी की अनुमति से निकलूंगा, लेकिन केवल 4 पंक्तियां कहने के लिए मैं आपके बीच आया। आपके लिए, आपके त्याग के लिए, आपके बलिदान के लिए, आपके परिश्रम के लिए, आपके औदार्य के लिए, आपकी संगठन कौशल्य के लिए, संगठनशीलता के लिए और संगठन की जवाबदारियों के प्रामाणिक निरपेक्ष भाव के निर्वहन के लिए। दुष्यंत कुमार ने कहा, वो कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूं कि आप और आपका संगठन कैसा है। वो कहते हैं कि पीर ये गूंगी सही फिर भी कुछ गाती तो है, पीर ये गूंगी सही फिर भी कुछ गाती तो है, नाव ये छोटी सही मौजों से टकराती तो है, और तुम कहीं से एक चरागा ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल में भीगी हुई बाती तो है। जिस दिए में तेल में भीगी हुई बाती होती है वह खुद को जलाकर जमाने को आलोकित करते हुए औरों को भी तेजोमय बनाती है। आपकी इस तेजोमय प्रक्रिया के सामने, मदरली टीचर्स के सामने, मदरली अध्यापकों के सामने एक बार फिर अपने सामाजिक ऋणानुबंध को व्यक्त करते हुए आप उसे स्वीकार करें। अध्यक्ष जी की अनुमति से उनके द्वारा आपको मैंने ये परोसा, आप इसे स्वीकार करेंगे, ये आपसे निवेदन करते हुए आपके बीच उपस्थित होने का सौभाग्य आपने दिया और मेरे इस ऋणानुबंध के भाव को आपने ग्राह्य किया, ऐसा मानते हुए आप सभी का धन्यवाद देते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। आपसे और अध्यक्ष जी से अनुमति लेता हूं कि आप अपना कार्यक्रम, आप अपनी कार्यरैली आगे चलाएं, मुझे निकलने का आप आदेश दें। आपका आदेश लेते हुए, अध्यक्ष जी का आदेश लेते हुए मैं आपसे रुखसत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। लॉन्ग लिव संगठना, लॉन्ग लिव मुख्याध्यापक संगठना, लॉन्ग लिव इट्स रेलेवेंस एंड लॉन्ग लिव इट्स चैरिटी। थैंक यू वेरी मच। पीछे न देख न शामिल हो गुनहगारों में, सामने देख के मंजिल है तेरी तारों में। जब से निकल पड़ा हूँ मंजिल पर नजर है, इन आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। मिश्रा साहेबांचं जीवन असंच काहीतरी आहे।